हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 21 अप्रैल 2022 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 21 है और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, तो आप में से किसी ने भी जो है कमेंट नहीं किया, कमेंट करके नहीं बताया भाई। अब इसके बाद जो है हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, एसएससी एमटीएस 2023 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं हिंदी मीडियम के अंदर ही रखूँगा। ठीक है, देखिए अभी जो है वीडियोस पर व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो अगर मैं यही प्रश्न आपको अगर आगे चलकर जो है टाइप वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करवाऊंगा तो उसके अंदर जो है मैं आपको ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस टाइप करके जो है सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो है हम क्वेश्चन सिर्फ हिंदी मीडियम में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देख लीजिए, एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्न के आकार का है। यदि छिन्न के ऊपरी और नीचे ले वर्गाकार सिरों का व्यास आपको बताया गया तो तंबू जो है बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना और कपड़े के अपव्यय को नज़रअंदाज करते हुए उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, पाई बराबर आपको 22/7 भी यूज़ करना है। तो देखिए आपके पास जो है ये यहाँ पर छिन्नक किस टाइप का होता है ये आपको पता होगा। ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये छिन्नक, और इसमें देखिए यहाँ पर एक ऊपरी सिरे पर आपके पास यहाँ पर वर्ताकार भाग होगा और एक जो है यहाँ पर इसके निचले सिरे पर जो है वर्ताकार भाग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऊपरी सिरे पर आपको यहाँ पर जो है ये आपको जो है ये निचला सिरा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर ये निचला सिरा हो जाएगा और ये ऊपरी सिरा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ऊपरी सिरे और निचले सिरे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है ये आपके पास अर्धवर्ताकार जो है ये आपके पास यहाँ पर गोला भी बताएगा अर्धगोले के आकार का यहाँ पर ऊपर तंबू बताएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास इस ऊपरी अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी और यहाँ पर ये वर्ताकार भाग जो बनेगा इसकी भी त्रिज्या होगी। अगर आप यहाँ से अगर ये इस तरह से खींचे, यहाँ पर ये आपके पास ये इस अर्धगोले की ये भी तो त्रिज्या होगी, यानी कि ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर आपको त्रिज्या बताई गई है, निचले जो है ये आपके पास ऊपरी सिर व्यास, ऊपरी जो है वर्ताकार सिरे का व्यास आपको बताएगा 21 सेंटीमीटर है, सॉरी 21 मीटर है। तो आप इस 21 का आधा कर देंगे, यानी कि आपके पास 10.5 मीटर जो है 10.5 मीटर जो है ये आपके पास इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसको हम यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कैपिटल आर आपके पास यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको बताएगा व्यास जो है 39 बताएगा, तो इसका आधा करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 19.5 जो है ये आपके पास मीटर में जो है यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, निचले सिरे की। अब यहाँ पर आपको देखिए इसका जो है पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, यहाँ पर जो आपको इस तंबू बनाने में कपड़ा कितना आपका व्यय हुआ उसका जो है क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, इसमें देखिए आपको तिर्यक लंबाई एल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो शंकु के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। एल बराबर क्या होता है भाई, शंकु के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। आर यहाँ पर देखिए आर कैपिटल आर में से स्मॉल आर का डिफरेंस, स्मॉल आर के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कैपिटल एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल एच जो है ये आपके पास यहाँ पर ये जो छिन्नक बन रहा है इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरे तंबू की हाइट आपको बताई गई 22.5 मीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10.5 मीटर तो ये हो चुकी है। ठीक है, बच गई कितने, 12 मीटर यहाँ पर बच गई। तो 12 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हाइट आपके पास बची है और यही आपके पास यहाँ पर कैपिटल एच है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। कैपिटल आर यहाँ पर देखिए 19.5 है और यहाँ पर स्मॉल आर जो है 10.5 है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 9 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। प्लस के अंदर एच कैपिटल एच हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर जो है 144 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 225 बनेगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करें एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा पाई
और इंटू में कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर और इंटू में एल, ये आपके पास यहाँ पर जो है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर जो है ऊपर ये अर्धवर्ताकार ये अर्धगोला जो है यहाँ पर बन रहा है, इस पर भी तो कपड़ा लगेगा। यहाँ पर पूरे गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। कैपिटल आर यहाँ पर 19.5 है और यहाँ पर 19.5 में अगर आप यहाँ पर 10.5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 30 आपके पास बनेगा। और इंटू में एल जो है ये आपके पास यहाँ पर कितना आया 15 आया प्लस के अंदर। यहाँ पर देखिए पाई तो बाहर चला गया था, 2 इंटू में ये स्मॉल आर 21/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 441/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा या बट्टे में 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर 2 से गुणा कराएं तो 15 छिके 90 यानी कि 900 और 900 और 441 यानी कि 1341 और ये आपके पास यहाँ पर 22/7 और इंटू में ये आ जाएगा 1341/2। 2 से ये कटेगा 22 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर 11 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये 1 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देना 7 से, तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 में 0 बार जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 2 बचा बट्टे 7। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले नहीं लिखेंगे तो आप थोड़ा सा जो है टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। बाकी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप इस प्रश्न को बोल सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये आपको प्रश्न में बताया गया और शून्येतर ए जो है एक क्या है शून्येतर वास्तविक संख्या है और इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना। आप यहाँ पर क्या करेंगे इधर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की साइड वर्गमूल होगा, तो यहाँ से a + 1/a इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 16 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो एक बार तो आप यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेंगे। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं तो यहाँ से आपके पास 1/, ये आपके पास क्या बनेगा a प्लस का 1/a और इक्वल टू ये 3 जो है इधर आकर इसमें प्लस का 4 लेंगे तो 3 इधर आकर माइनस होगा यानी कि बराबर की साइड 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप नेगेटिव चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू a + 1/a, यहाँ पर देखिए माइनस का 4 होगा और यह 3 इधर आएगा तो माइनस का 7 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 आपके पास जो है 2 शर्तें आपके पास यहाँ पर बन चुकी है। आप यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं इसका दोनों साइड बोथ साइड आप इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा a² प्लस का 1/a² बनेगा और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 आएगा इधर की साइड जो कि उधर जाकर 1 में से माइनस होगा यानी कि बराबर की साइड -1 आएगा। ये आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे इसमें भी आप दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करके चेक करेंगे। भाई इसके अंदर अगर आप स्क्वायर करें दोनों साइड तो a² प्लस का 1/a² और यहाँ पर जो है प्लस का 2 आएगा इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर 49 हो जाएगा और 49 में से 2 इधर आकर माइनस होगा तो a² प्लस 1/a² बराबर 47 और ये आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ गया। आंसर लगा दीजिए। एक प्लम्बर रास बिहारी ने जो है जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन 925 कमाए। उसने पहले 20 दिनों के दौरान जो औसतन 881 प्रतिदिन और बाद के 20 दिनों के दौरान 915 प्रतिदिन की कमाई की। 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की उसके प्रतिदिन की औसत आय क्या थी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अगर ये 20 दिन और ये 20 दिन ऐड करें तो टोटल कितने हो गए 40 दिन हो गए। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जनवरी माह के अंदर टोटल 31 दिन होते हैं यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं 9 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो 9 दिन कौन से हो जाएंगे 12 से लेकर 20 जनवरी तक के ये दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 12 जनवरी से लेकर अगर आप यहाँ पर 20 जनवरी तक टोटल कैलकुलेट करें यहाँ पर टोटल आय जो है वो कितनी थी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे टोटल डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डेविएशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है एवरेज देखिए यहाँ पर ये 881 है और यहाँ पर एवरेज पहले कितना था 925 था यानी कि कितने से कम हो गया 19 और 25 यानी कि 34 से यहाँ पर एवरेज की कमी हुई है। कितने दिनों में 20 दिनों में तो गुणा 20 कर देंगे। ठीक है, और ये 44 की कमी हुई है। ठीक है, तो 44 की कमी हुई है 20 दिनों में तो 44 इंटू में 20 करके आप यहाँ पर जो है ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एवरेज देखिए 915 और पहले कितना था 925 यानी कि यहाँ पर भी 10 की कमी हुई है और कितने दिनों में 20 दिनों में। तो यहाँ पर जो है
ये गुणा 20 कर देंगे, टोटल कैलकुलेट करें, ये आपके पास 880 बनेगा और यहाँ पर ये 200 बनेगा, तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, यानी कि टोटल डेविएशन आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि यहाँ पर 12 से लेकर 20 जनवरी तक प्रत्येक दिन जो है कमाई आपके पास औसतन प्रत्येक दिन कमाई जो है वो आपके पास यहाँ पर 925 होती, तो टोटल आपके पास 9 इंटू में 925 ये होता। इसमें से आप यहाँ पर ये जो डेविएशन आपने कैलकुलेट किया 1080, आप इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पर टोटल इन 9 दिनों का जो है टोटल आ चुका है, कितने दिनों का, 9 दिनों की टोटल कमाई आपके पास आ चुकी है। आपको प्रत्येक दिन की कैलकुलेट करनी थी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 इंटू में 925 और यहाँ पर माइनस का 1080 था, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 9 कट जाएगा और यहाँ पर ये 12 नमा 108 120 हो जाएगा। 925 में से 120 घटाए तो यहाँ पर 805 आपके पास बचेगा, यानी कि प्रत्येक दिन की औसत कमाई आपके पास यहाँ पर औसत आय जो है कितनी आ जाएगी, 805 रुपये आ जाएगी। अब इसमें देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड आप स्क्वायर करा देंगे, तो ये इधर आपके पास क्या बन जाएगा 4, ये 16x स्क्वायर और प्लस का 9y स्क्वायर और ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 4 त्रिक का 12 दूनी का 24 और इनटू में एक्स वाई बनेगा और ये इक्वल टू जो है आपके पास 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। एक्स वाई का मान आप यहाँ पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 24 पंच 120 हो जाएगा, 120 इधर ऐड करा देंगे तो 16x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, इसमें ऐड कराया तो 264 आपके पास बनेगा। अब ये जो 264 आपके पास आया, आप यहाँ पर ऊपर जो है इसकी जगह आप ये वैल्यू 264 पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 264/8 बनेगा, तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 33 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आपको देखना है 60% से कम, तो यहाँ पर ये अंकों का प्रतिशत आपको यहाँ पर दिखाया, तो 60% से कम, ये 30 लिखा हुआ, ये 10 लिखा हुआ, कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 80% और उससे अधिक, तो 80% और उससे अधिक 40 और 25 यानी कि 65। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा जो है आपको कितना कम दिखाई पड़ रहा है, इससे 25 कम दिखाई पड़ रहा है। 25 कम है किससे 65 से, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये प्रतिशत कमी आपके पास आ जाएगी। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 13 पंचे 65। आप यहाँ पर क्या करेंगे 500 के अंदर डिवाइड करेंगे 13 का, तो 13 3 39 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बार चला गया, बच गया 11, उतारेंगे 0, 110, 13 पंचे 90, 13 छिके 13 पंचे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, तो 8 बार भाग चला जाएगा और 38.5% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है कितने टाइम में 30 सेकंड में, तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितने की हो जाएगी 600 मीटर की हो जाएगी और टाइम यहाँ पर 30 सेकेंड का लग रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड जो है ये स्पीड आ जाएगी। आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करने थे, तो आप इसको 18/5 से गुणा कराएंगे, तो 18 4 72 जो है ये किलोमीटर पर आवर में जो आपके पास इससे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये जो है इसमें मिसप्रिंट हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में देखें तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हिंदी में यहाँ पर ए लिखा हुआ, तो आप इसकी जगह अल्फ़ा कर लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा का मान आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग से अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके लिए ईजी होगा। यहाँ पर देखिए अगर 45 डिग्री रखें, भाई सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है कोसेक कोस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 बार कटेगा यानी कि 2 + 2 = 4 आ रहा है और यहाँ पर बराबर हमें 4 दिया गया था, तो समीकरण संतुष्ट हो गई, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट पर आपके पास यहाँ पर इक्वेशन संतुष्ट नहीं होती, तो आप यहाँ पर आगे भी ऑप्शन चेक कराते, यहाँ पर तो चलो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से काम बन गया, ठीक है।
इसमें देख लीजिए, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी जो है उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 35 आदमी हैं, 35 आदमी ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल काम हम जो है यहाँ पर 2 यूनिट का मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है 7 आदमी, भाई 7 आदमी काम करते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं ये x दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कितना, आधा हिस्सा इनको करना है। तो 2 यूनिट हमने टोटल वर्क माना था, इसका आधा हिस्सा करेंगे तो 1 यूनिट का काम ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से देखिए MDH/W वाला फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर लगाया है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 7 पंचे 35 हो जाएगा और 2 से कटेगा ये 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, यानी कि 15 दिन लगेंगे। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए इसमें कुछ इस तरह से जो है ये आपके पास यहाँ पर डायग्राम बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं इधर की साइड जो आपके पास ये मीनार है और यहाँ पर जो है मीनार की छाया, पहले यहाँ पर जब सूर्य 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था तब आपके पास छाया की लंबाई यहाँ पर मान लेते हैं x थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर उन्नयन कोण अगर ये यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है तब आपके पास यहाँ पर छाया की लंबाई जो है वो कितने से बढ़ जाती है, 8.4 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये 8.4 सेंटीमीटर का जो है इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ये उन्नयन कोण जो है अब हमारे पास ये 30 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई ये h मान लीजिए, आपको h कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए tan 45 का अगर मान अप्लाई करते हैं तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन जो है ये आपके पास यहाँ पर बेस हो जाएगा, बेस यहाँ पर x है तो h/x और 45 का tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो x बराबर तो h हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है tan 30 डिग्री का मान अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आपके पास परपेंडिकुलर h बट्टे के अंदर बेस यहाँ पर देखिए पूरा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 8.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 8.4 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। जब आप इसकी तिरछा गुणा कराएंगे आपस में तो x प्लस का 8.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि x का मान क्या था, h था। x किसके बराबर था, h था। तो जब आप इसकी जगह h रखेंगे और h बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और h हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा और बराबर की साइड यहाँ पर इधर जो है 8.4 बचेगा। तो यहाँ से अगर आप h बराबर कैलकुलेट करें तो ये 8.4 और बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, √3 माइनस का 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण कर देंगे, √3 प्लस का 1 से आप इसको ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर देखिए मैं इधर की साइड ये कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर इनके आपस में गुणा कराते तो a² माइनस b² बनेगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो बट्टे के अंदर तो 2 बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा और 2 से यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.2 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया 4.2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर √3 प्लस का 1 आपके पास आएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB है, लघु त्रिज्य खंड में वृत्त पर एक बिंदु आपको C दिया गया, ABO बराबर 50 डिग्री। तो एंगल ACB का अंश में माप क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको इसका जो है इसकी एक जीवा आपको AB बताई गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पर एक जीवा इसकी AB मान लेते हैं और इसके अंदर लघु चाप पर जो है आपको ये आपको बताएगा, लघु त्रिज्य खंड पर जो है लघु त्रिज्य खंड में वृत्त पर आपको एक बिंदु C बताएगा, इसका केंद्र जो है O है और ABO ये वाला एंगल आपको यहाँ पर बताया गया 50 डिग्री है। इसको हम यहाँ पर इसको भी केंद्र से मिला देते हैं। ये वाला एंगल आपको यहाँ पर प्रश्न में बताएगा कितना है, 50 डिग्री है। तो आपको पता है ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो गया तो 80 डिग्री बचेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा जो है केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा करते हैं तो ये परिधि पर बनाया गया कोण हमारे पास आ जाता है।
तो परिधि पर बनाया गया कोण जो है 80 का अगर आधा करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको मिला दें बिंदु सी से और इसको भी बिंदु सी से मिला दें तो ये आपके पास यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और आपसे यही पूछा गया था एंगल ACB का मान, तो 140 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10 अंकों की एक संख्या अगर 72 से विभाजित है तो आपको y के न्यूनतम मान के लिए जो है इसका मान कैलकुलेट करना। देखिए आपको y का न्यूनतम मान देखना है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये 9 और 8 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो तीसरा अंक देखिए यहाँ पर विषम अंक है, तो लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ये y और 6 सिर्फ इन्हीं को चेक करेंगे 8 से डिवाइड हैं या फिर नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर 8 से डिवाइड है तो ये चेक करेंगे, तो यहाँ पर y की जगह सबसे मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 रखें तो इसमें आपको +4 करके चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 रखें तो 16 में 4 ऐड करेंगे, 20 8 से डिवाइड नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसकी जगह y की जगह 2 रखेंगे। y की जगह अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास 26 में 4 ऐड करेंगे 30 बनेगा, ये भी आपके पास यहाँ पर जो है ये भी आपके पास जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे y की जगह आप 3 रखेंगे, तो 36 में अगर आप यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, और ये 8 से जो है डिवाइड है। अगर ये 8 से डिवाइड है तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y का मान कितना आया 3 आया। तो हमारे पास ये संख्या क्या बन चुकी है ये बन चुकी है यहाँ पर ये वाले बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, इसके अलावा ये 9 कट जाएगा, 6 और ये 3 9 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 7 और 6 13 में से 9 चला जाएगा, और बच गया कितना 4, और यहाँ पर x प्लस का 4 बच गया, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 9 से डिवाइड है तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 5 आ चुका है, y का मान हमारे पास 3 आ चुका है, तो आपसे जो पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5 इंटू में 5 करेंगे माइनस का 3 इंटू में 3 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 25 माइनस का 9 करेंगे 16 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और QR 2 सीमाएं इस प्रकार दी गई हैं। आपको यहाँ पर PQR एंगल बताया गया 118 डिग्री का है, तो एंगल OPR का माप कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर जो है PQR ये आपके पास यहाँ पर PQ और QR ये आपको 2 सीमाएं बताई गई, तो ये सीमाएं कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेंगी। मान लीजिए आपके पास एक सीमा ये हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरी जीवा हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से जो है ये हो जाएगी, ठीक है, ये P हो जाएगी और ये Q और ये R हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोण जो है ये 118 डिग्री का बन रहा है, ये आपको प्रश्न में बताया गया भाई। अगर ये 118 डिग्री का बन रहा है यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का है, और 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर ये जो PR यहाँ पर देखिए ये जो जीवा बनेगी ये आपके पास यहाँ पर केंद्र से इस साइड की ओर बनेगी। अगर यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से कम का बनता तो ये जीवा इधर केंद्र से इधर की साइड आ जाती, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न ये गलत हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एंगल OPR कैलकुलेट करना, इसका केंद्र जो है ये आपको बताया गया O, तो OPR ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना है। हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर परिधि पर मिलाते हैं और इसको भी यहाँ पर ये परिधि पर मिलाते हैं, तो यहाँ पर PQR ये हम मान लेते हैं S बिंदु है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए PQRS जो है ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 118 डिग्री तो ये हो चुका, तो बच गया कितना 62 डिग्री। अब अगर ये 62 डिग्री है, आपको पता है कि केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, ये आपके पास PR तो एक जीवा है, और आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना जो है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 124 डिग्री आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये 124 डिग्री यहाँ पर देखिए इस वृत्त की त्रिज्या ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपके पास कितना बन रहा है 124 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, तो यहाँ पर बच गया कितना 56 डिग्री बच गया। तो 56 डिग्री का अगर आधा आधा करें तो 28 डिग्री का तो ये वाला कोण हो जाएगा, और 28 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। आपसे OPR का मान पूछा गया, तो OPR यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 28 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा।
तीन साझेदारों एक्स, वाई और जेड ने जो है क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में जो अर्जित लाभ आपको बताया गया, वाई का हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इनका रेशियो कैलकुलेट करें, ए, बी और यहाँ पर सी, इनके निवेश का रेशियो कैलकुलेट करें, वही हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक्स ने, सॉरी यहाँ पर एक्स, वाई, जेड ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ने जो है 40,000 का निवेश किया, एक्स ने जो है 40,000 का निवेश किया और ये जो है इसने पैसा 6 महीने तक लगाए रखा और यहाँ पर 6 महीने के बाद इसने 20,000 और ऐड कर दिया। तो 40,000, यहाँ पर के का मतलब है 1,000। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 40,000 को। ठीक है, और यहाँ पर जो है 20,000 इसने और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 40,000 में अगर 20,000 ऐड करेंगे तो अब कितना बन गया, 60,000 बन गया। तो ये अगले 6 महीने के लिए ये पैसा लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो 38,000 जो है इसने वाई ने जो है यहाँ पर निवेश किया और जैसे ही यहाँ पर 6 महीने हो जाते हैं तो वाई ने जो है यहाँ पर 8,000 निकाल लिए। तो 38,000 में से 8,000 निकालेंगे, बच गया कितना, 30,000 और ये 30,000 जो है अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर लगा रहा। अगर हम यहाँ पर जेड की बात करें, इसको जेड को हम यहाँ पर इधर की साइड लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जेड की बात करें तो जेड ने जो है यहाँ पर 30,000 निवेश किया था और यहाँ पर जो है इसने 15,000 6 महीने के बाद और निवेश कर दिया। तो टोटल कितना होगा, 45 हो गया और यहाँ पर जो है 45 के जो है अगले 6 महीने के लिए ये लगा रहा। आप क्या करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट करें और जब इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है भाई 6 इंटू में के यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो ये कॉमन लेकर हम सभी जगह से ये काट देते हैं 6 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए 60 प्लस का 40 यानी कि 100 हो जाएगा और 38 प्लस का 30 68 हो जाएगा और यहाँ पर 30 प्लस का 45 करेंगे यानी कि आपके पास यहाँ पर 75 75 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 और 5 173 और 173 और 70 100 ये 243 आपके पास यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट का रेशियो है और हमने टोटल किया तो टोटल कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 243 का, जबकि प्रश्न में इसका मान बताया गया कितना है, 38,880 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें, देखिए यहाँ पर ये कितने से डिवाइड आपको दिखाई पड़ रहा है, 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, बच गया 2, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 0 आ जाएगा। ये फिर से 9 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ पर जो है 9 चौके 36 हो जाएगा, बच गया कितना, 7 बच गया, 9 8 72 हो जाएगा, ये 0। अब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 16 3 48 यानी कि 160 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू है, इधर की साइड हमारे पास 1 बच गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160 है। तो आपसे यहाँ पर y का हिस्सा पूछा गया तो y का हिस्सा भी 68 ना होकर 160 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 16 8 128 80 आपको एक ही ऑप्शन में लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 10,880 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक त्रिभुज ABC में जो बिंदु P और Q क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार स्थित है, ये आपको भुजाएं बताई गई और यहाँ पर जो है PQ बराबर ये बताया गया। तो BC का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ABC एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपके पास यहाँ पर A B और यहाँ पर ये C एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर AB भुजा पर बिंदु P दे रखा है और यहाँ पर AC भुजा पर बिंदु Q दे रखा है। हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये इस कुछ इस तरह से जो ये आपके पास PQ भुजा बन जाएगी। यहाँ पर AP आपको प्रश्न में बताया गया कितना है, 4 है और यहाँ पर PB जो है ये 6 बताया गया, ये आपको 5 बताया गया और यहाँ पर ये 7.5 बताया गया। जब आप यहाँ पर टोटल भुजा कैलकुलेट करें भाई, AB भुजा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पूरी AB भुजा जो है 10 यूनिट की आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टोटल AC भुजा की बात करूँ तो ये 5 और 7.5 ऐड करेंगे तो 12.5 आपके पास यहाँ पर ये पूरी भुजा हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर AP का पूरी भुजा AB के साथ रेशियो कैलकुलेट करें, AP का पूरी भुजा AB के साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 4:10 यानी कि 2:5 आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से आप इधर की साइड AQ का पूरी भुजा AC के साथ रेशियो कैलकुलेट करें, AQ का
पूरी भुजा AC के साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 5:12.5 और पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा। पूरे अनुपात को आप 10 से गुणा कराएं तो ये 50:125 बनेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2:5, आप इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 2:5 आया रेशियो, और ये भी आपके पास 2:5, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात 200, ये 2:5 आया। और इनके बीच का कोण देखिए, यहाँ पर ए जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर और पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो तो भुजाएं हमारे पास, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर और इनके बीच का कोण उभयनिष्ठ, यानी कि ये बराबर है। तो हम ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी कि ऐसे समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये पूरे वाले ट्रायंगल के क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप होगा तो यहाँ पर इन संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 था, तो ये आपके पास PQ का BC के साथ रेशियो जो है ये भी आपके पास 2:5 होगा। जबकि प्रश्न में यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया है कि PQ जो है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि डेटा 3 गुना है। तो आपको यहाँ पर BC का माप बताना था, तो ये भी 5 ना होकर 5 का अगर आप 3 गुना करेंगे तो 15 सेंटीमीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी सब्जी विक्रेता ने जो 1 किलो आलू 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट किया, तो 4 की वस्तु जो है इसने 5 में बेची होगी, ये CP हो जाएगा और ये SP हो जाएगा। जबकि आपको यहाँ पर 1 किलो आलू का जो है विक्रय मूल्य प्रश्न में बताया गया कितना है, 25 रुपये है। तो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुना है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है ये भी 4 ना होकर 4 का 5 गुना करेंगे, यानी कि 20 रुपये आपके पास ये क्रय मूल्य आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न में बोला गया है कि शाम को उसने केवल 10% के लाभ पर जो है आलू बेचना शुरू कर दिया, यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया होगा। तो 10 की वस्तु जो है इसने 11 में बेची, 10 की वस्तु इसने 11 में बेची। जबकि आपने क्रय मूल्य तो कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आया था, 20 आया था। तो डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य भी जो है ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये शाम के टाइम में विक्रय मूल्य है और यही आपसे पूछा गया था 22 रुपये। इसमें देखिए 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको क्रम से बताए गए और यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। समरूप त्रिभुजों के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये थ्योरम बताई हुई है कि इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ जो है रेशियो जो है ये हमारे पास इन जो है इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये भी तो हम कह सकते हैं 48.4 डिवाइडेड बाय 12.1 और इसके स्क्वायर के बराबर। यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 121 से ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4:1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16:1 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। करना कुछ नहीं था, रेशियो कैलकुलेट करना था और उसका स्क्वायर करना था। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है आपको ये क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया, किराए पर प्रति माह खर्च की जाने वाली राशि कितनी है। तो जब आप इसमें यहाँ पर रेंट पर देखें तो ये 60 डिग्री लिखा हुआ और यहाँ पर टोटल खर्चा आपको बताया गया कितना, ये आपको बताया कमाता है, यानी कि ये कितना कमाता है, 1,08,000 यहाँ पर कमाता है। और यहाँ पर जो है ये आपको जो है बताया गया पूरा केंद्र पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू ये आपको प्रश्न में बताई गई। जब आप इससे डिवाइड करें, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 36 या 108 होता है, यानी कि डेटा 300 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रेंट का आपको देखना है, तो ये भी 60 डिग्री ना होकर 60 का 300 गुना करेंगे तो ये 36 का 18,000 जो है यहाँ पर ये आपके पास किराए पर किया गया खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ए जो है 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला जो है लाभ कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ये राशि जो है ये आपके पास सेम थी, यानी कि इसने ए से उधार लिया और इसने वह इसे जो है 7% की साधारण ब्याज पर जो है 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्याज कितने का मिला, 520% का ब्याज मिला। और यहाँ पर देखिए 7
जो कि 28% का ब्याज मिला। जब आप इनका डिफरेंस देखें तो कितने का, 8% का ब्याज, यानी कि 8% का ज़्यादा इसने प्रॉफिट यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर ये जो राशि थी ये आपके पास 90,000 की थी, इसका 8% का जो इसे लाभ हो गया। तो 20 से 20 कट जाएगा, 9 8 72। सो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए आपको 10A बराबर बताया गया, तो 10A बराबर बताया गया तो पॉइंट से तो ये पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पर 10A बराबर कितना आ जाएगा, 24/7। तो आप अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये वाला कोण अगर A है तो इसके सामने की भुजा ये 24 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, तो ये आप इसको 25 बोल सकते हैं। ट्रिपलेट बनता है तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 50 इंटू में कोस A कितना हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है यानी कि 7/25 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 24 इंटू में कोट A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि ये 24/7, ये सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास परपेंडिकुलर कोट है इसका, सॉरी यहाँ पर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 7/24 हो जाएगा, और ये 24 से 24 कट जाएगा, 25 ये 2 बार कटेगा, 7 दूनी का 14 प्लस 7 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 21 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए दो संख्याओं का लेस और में से आपको बताया गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आपको बताया गया। यदि दोनों संख्याओं का योग आपको बताया गया 75 है तो बड़ी संख्या कौन सी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पर अगर आप एलसीएम का एचसीएफ से गुणा करते हैं तो ये आपको पता है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो a इंटू में b बराबर कितना आ जाएगा, 90 इंटू में ये आ जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि एलसीएम 90 दिया गया था, 15 हमारे पास एचसीएफ दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा दोनों संख्याओं का योग भी आपको बताएगा कितना है, 75 है। अब यहाँ पर आपको बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी है। इसके लिए देखिए अगर आप a माइनस बी कैलकुलेट कर ले तो आपका काम बन सकता है। तो a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देते हैं 4ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का मान रखेंगे 75, तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर 4 इंटू में ab का मान रखेंगे 90 इंटू में 15। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 225 इंटू में 25, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग में सोचना पड़ेगा। देखिए 75 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू में 75 ऐसे लिख सकते हैं, और 75 क्या होता है, 15 पंचे 75 होता है, यानी कि 15 इंटू में 5 और गुणा में ये 75 15 इंटू में 5। तो इसको आप अब यहाँ पर जो है 225 इंटू में 25 लिख सकते हैं, और ये चीज़ आपको थोड़ी सी डायरेक्ट सोचनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें माइनस के अंदर इसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 15 6 90 होता है, यानी कि 226 6 के 24, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 225 और इंटू में आ जाएगा 24। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर जो है ये 4 इंटू में 90 और इंटू में जो है ये 75 लिखा हुआ है, तो ये सॉरी यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 90 को मैं क्या लिखूँगा, 4 इंटू में 90 को मैं लिखूँगा 6 इंटू में 15 और इंटू में ये 15। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू में 6 ये 225 आप इसको लिख सकते हैं, और यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया। 225 आप जो है बाहर कॉमन लेंगे तो इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 25 माइनस का 24 बचेगा, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान कितना आया, 15 आया, और a प्लस बी बराबर आपके पास यहाँ पर 75 है ही। तो आप a बराबर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 75 प्लस का 15 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 90/2 यानी कि 45 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और b बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 75 माइनस का 15 करेंगे और बटे 2 करेंगे, यानी कि 60/2 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 30 आएगा। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं, दो संख्या आपके पास आ चुकी है। आपसे यहाँ पर बड़ी वाली संख्या पूछी गई थी, तो 45 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है, तो गेहूं की प्रति किलो घटी हुई कीमत कितनी है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये 3/20 होती है, यानी कि 20 पर 3 की कमी हुई है। ये प्राइस में रेशियो आपके पास आ जाएगा, यानी कि पहले 20 था अब कितना हो गया 17। तो कंजम्पशन में रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 17 से 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रही है, जबकि प्रश्न में बोला गया कितना, 6 किलो अधिक खरीद पा रही है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलो है, तो यहाँ पर ये डेटा 2 गुना लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो खरीद पा रही है ये भी यहाँ पर 20 यूनिट ना होकर 20 का 2 गुना करेंगे, यानी कि ये 40 किलो जो है अब यहाँ पर गेहूँ खरीद पा रही है।
और ये 40 किलो से कितने रुपए में खरीद पा रही है? 2720 में, 2720 में। तो 0 से 0 कट जाएगा तो 1 किलो ये कितने में खरीद पा रही है भाई? यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 68 रुपये में जो है अब ये खरीद पा रही है। तो यहाँ पर जो है घटी हुई मात्रा कितनी हो जाएगी प्रति किलो? 68 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए इसमें इसका मान कैलकुलेट करके बताना। 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 625 आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो गुणा में था तो कैसे कट गया भाई? यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 625 और पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो डिवाइड को सोल्व करते 5 इसके बट्टे में आएगा और ये गुणा अब इसके साथ होगा, तो अब ये 5 से 5 ये कटता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको बताना है 2019 में वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान के मिलाकर कुल छात्रों का, 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल के मिलाकर कुल छात्रों से अनुपात कितना है। इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 2019 में देखें तो 2000 ये रहा और यहाँ पर ये 2020 ये सॉरी 2400 जो है ये डाटा 2020 का दे रखा, 2000 जो है ये 2019 का डेटा दे रखा। 2019 में जब आप यहाँ पर देखेंगे वाणिज्य का 25% है और यहाँ पर जो है आपको देखना कंप्यूटर विज्ञान, तो कंप्यूटर विज्ञान का 14% है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा इन दोनों का भैया? आपके पास यहाँ पर 39% हो जाएगा। तो 39% आप कैलकुलेट करेंगे किसका? 2000 का। 39% 2000 का कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल का देखना है, तो इंजीनियरिंग का यहाँ पर ये 12% है और मेडिकल यानी कि यहाँ पर जो है चिकित्सा का आपको यहाँ पर 10% दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल 22% हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 22% कैलकुलेट करेंगे किसका? 2400 का, क्योंकि 2000 ये आपके पास 20 का डेटा जो है 2400 दे रखा था टोटल। आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताना। जब रेशियो कैलकुलेट करें तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 4 से ये डिवाइड होगा 6 आ जाएगा, 4 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा और 3 से ये डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 13 5 से 65 हो जाएगा, 22 दूनी का 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। और इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार जो उनके पति से 26 किलो कम है, जिनका भार 81 किलो है। और यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो भारी है तो अंकिता के भाई का भार आपको बताना है कितना है। देखिए यहाँ पर ये आपको पता है अंकिता जो है आप इसको क्या लिख लेंगे? ए से लिख लेंगे। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है और अंकिता की दादी यानी कि इसको ग्रैंड मदर से यानी कि सी से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर दादी की आपके पास दादी का भार जो है ये 5 यूनिट है तो इससे एक कम जो है इसका अंकिता का भार हो जाएगा, यानी कि 4:5 आपके पास से इनका रेशियो आ जाएगा। दादी का भार उनके पति से जो है 26 किलो कम है, तो यहाँ पर दादी का भार जो है उनके पति यानी कि हस्बैंड एच से लिख देता हूँ, इससे 26 किलो कम बताया गया। जिनका भार 81 यानी कि यहाँ पर इनके हस्बैंड का भार 81 आपको बताया। 81 में से 26 माइनस करेंगे तो 75, ये 55 आ जाएगा, यानी कि दादी का भार कितना आया? 55 आया। जबकि यहाँ पर 5 यूनिट था तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 55 दी गई है, तो डेटा यहाँ पर 11 गुना है। तो अंकिता का भार भी यहाँ पर 4 ना होकर 4 का 11 गुना करेंगे, यानी कि 44 केजी जो है आपके पास इस अंकिता का भार आ जाएगा। आपसे प्रश्न में बोला गया है इसके भाई का भार जो है अंकिता के भार से 8 किलो भारी है, तो इसका भाई यानी कि ब्रदर बी से लिख रहा हूँ और अंकिता के भार से जो 8 किलो से ज़्यादा है, तो अंकिता का भार तो हमने 44 से कैलकुलेट किया, इसमें 8 ऐड करेंगे यानी कि 52 52 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 2014 से 2018 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 2017 तक बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? ए प्रकार का टोटल करना है 2014 से लेकर 2018 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, तो ये 200 हो जाएगा और ये 150 यानी कि 350, और ये आपके पास यहाँ पर है 350 और 75, 425 और 200 625 और यहाँ पर जो है ये 75 700 और ये 100 800 हो जाएगा, 800 और 300 1100 यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2015 से लेकर 2017 तक आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 2015 से लेकर 2017 तक इसमें आपको बी प्रकार का देखना है, तो ये 250 लिखा हुआ, ये 200 लिखा हुआ यानी कि 450 हो गया,
और यहाँ पर 75 यानी कि 525 और 200 यानी कि 725 यहाँ पर ये टोटल हो गया। तो 75 और ये 300, ये 450 और यहाँ पर 75, 525, ये आपके पास यहाँ पर 75, 450 और यहाँ पर 75, 525 हो जाएगा। और 525 में 200 ऐड करेंगे तो 725, ये 75, 300 और यहाँ पर जो है 75 और ये 375 जो है यहाँ पर ये डेटा आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इससे 725 से। तो 375 ज़्यादा है, 375 ज़्यादा है किससे, 725 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। 25 से कटेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, बच गया 12, 25 5 125 हो जाएगा, 25 दूनी का 50 हो जाएगा, बच गया कितना 22, 25 नंबर 225। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा 29 का। तो 1500 के अंदर अगर आप 29 का डिवाइड करेंगे तो 29 चौके 116, 29 पंचे 145 हो जाएगा, बच गया 5, उतारेंगे 0, 0 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर 51.7% आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यहाँ पर SSC MTS 2023 की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।